अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पत्थर, मतलब एक उल्का पिंड धरती पर गिरता है, जाहिर है भयानक तबाही होती है। लेकिन क्या हो अगर करोड़ों साल बाद उसी तबाही के निशान एक पूरी सभ्यता की, एक जंगल की और एक पवित्र मंदिर की नींव बन जाएं। आज हम राजस्थान के बारां जिले में मौजूद रामगढ़ क्रेटर की पड़ताल कर रहे हैं और हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही कमाल के स्रोत हैं। एक तो है ताजा सरकारी ऐलान जो इस जगह को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देता है। बिल्कुल। दूसरा, 100 साल से भी पुराना एक दस्तावेज है, कोटा रियासत की 1923 की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और तीसरा, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, सहरिया जनजाति, उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी। और देखिए, इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम तथ्य बता दें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि करीब 16.5 करोड़ साल पहले आसमान से गिरी एक चट्टान से बना ये गड्ढा, ये क्रेटर, आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम इसकी भूवैज्ञानिक बनावट, इसके अंदर बसे मंदिर का रहस्य और हाँ, यहीं की मिट्टी से जुड़े लोगों की कहानी की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते सबसे ताज़ा खबर से ही। मार्च 2024 में, मतलब अभी हाल ही में, भारत सरकार ने रामगढ़ क्रेटर को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दे दिया है, नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ये जगह सिर्फ घूमने फिरने के लिए खूबसूरत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और कुदरती तौर पर हमारे देश की एक अनमोल विरासत मानी गई है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इस पर पहले से ही सुरक्षा की कई परतें थीं। ये पूरा इलाका रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है, यानी एक संरक्षित वन्यजीव इलाका। जी। और तो और क्रेटर के ठीक बीच में जो पुष्कर तालाब झील है, उसे भी एक जरूरी वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि का दर्जा मिला हुआ है। तो ये जो नया दर्जा है, वो उस ताज में एक और हीरा जैसा है। और जब हम इसकी उम्र की बात करते हैं तो सच में दिमाग चकरा जाता है। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि ये क्रेटर 16 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। हाँ, 16.5 करोड़ साल। मतलब जब डायनासोर इस धरती पर घूम रहे थे, उस जमाने में ये बना था। इस समय को मतलब सोच पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसकी बनावट भी कमाल की है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शक्ल एकदम गोल है, जैसे किसी ने आसमान से जमीन पर कार रखकर एक बड़ा सा गोला बना दिया हो। हाँ, बिल्कुल वही। इसका व्यास यानी डायामीटर करीब 3.2 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर से ज्यादा। मतलब अगर आप एक किनारे पर खड़ी हो तो दूसरा किनारा शायद साफ नजर भी नहीं आएगा। सही कहा। ये तो जमीन पर बना एक विशालकाय कटोरा है और ये आसपास की जमीन से 250 मीटर ऊंचा भी उठा हुआ है। एक विशाल कटोरा, और इस कटोरे के बीच में आपने बताया एक झील है। हाँ, और अब यहाँ एक और वैज्ञानिक पहेली आती है। इस झील का पानी खारा और क्षारीय, मतलब सलाइन और अल्कलाइन दोनों है। अच्छा। और ये दोनों गुण एक साथ मिलना झीलों में बहुत कम होता है, बहुत ही दुर्लभ है। तो इसका कोई खास मतलब है? ये सिर्फ एक अजीब बात है या इससे कुछ पता चलता है? नहीं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। ये इस बात का एक मजबूत संकेत है कि उस उल्का पिंड की टक्कर से जो चट्टानें पिघलीं और फिर से बनी, उनमें कुछ ऐसे खास खनिज हैं जो आज भी, करोड़ों साल बाद भी, पानी में धीरे धीरे घुल रहे हैं और उसे ये अनोखा गुण दे रहे हैं। बिल्कुल। ये क्रेटर के उल्का पिंड से बनने का एक जीता जागता सबूत है। वाह! मतलब ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक ढांचा नहीं है, ये एक जीवित चीज की तरह है जो आज भी उस प्राचीन घटना की गवाही दे रहा है। हाँ। और सिर्फ पानी ही नहीं, यहाँ तो पूरा एक इकोसिस्टम जिंदा है ना? हाँ, और यही बात इसे और भी खास बनाती है। ये कई तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। इनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी हैं। और क्योंकि इस टक्कर ने चट्टानों की परतों को उलट पुलट दिया, ये जगह प्राचीन जीवाश्मों, मतलब फॉसिल्स, को भी सहेज कर रखे हुए हैं। ये एक तरह का कुदरती टाइम कैप्सूल है। और टाइम कैप्सूल की बात करें तो हमें सिर्फ करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों तक ही रुकने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक और टाइम कैप्सूल है जो सिर्फ 100 साल पुराना है। 1923 की कोटा रियासत की रिपोर्ट। जी, ये हमें बताती है कि इस भूवैज्ञानिक अजूबे को उस वक्त के लोग किस नजर से देखते थे। और ये रिपोर्ट वाकई एक खजाना है। ये हमें बताती है कि आज हम जिसे एक वैज्ञानिक आश्चर्य के रूप में देख रहे हैं, वो 100 साल पहले उस रियासत के लिए एक बहुत जरूरी प्रशासनिक और आर्थिक जगह थी। ये कमाल है। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि ये उल्कापिंड से बना है,
लेकिन वो इसका इस्तेमाल करना जानते थे। बिल्कुल। रिपोर्ट में साफ साफ रामगढ़ नहर का जिक्र है, जिससे 5000 बीघा से ज्यादा जमीन की सिंचाई होती थी। सोचिए उस कटोरे जैसी बनावट का इस्तेमाल पानी रोककर खेती के लिए किया जा रहा था। बिल्कुल। और सिर्फ नहर ही नहीं, मानरोल रामगढ़ सड़क का भी जिक्र मिलता है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये इलाका बाकी रियासत से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। ये कोई अलग थलग पड़ा हुआ अजूबा नहीं था, बल्कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी था। मतलब ये कि 100 साल पहले भी जब किसी को नहीं पता था कि ये क्रेटर है, तब भी लोग इसकी अनोखी बनावट का फायदा उठा रहे थे। नहर बनाना, सड़क निकालना, ये उस वक्त के लिए एक बड़ी इंजीनियरिंग की उपलब्धि रही होगी। बिल्कुल। रिपोर्ट में और भी बातें हैं, जैसे कि 12 डिवीजन का प्रशासन बहुत चुस्त था, पुलिस के काम में उसे पहला नंबर मिला था। लेकिन क्रेटर के नजरिए से सबसे अहम बात यही है कि ये उस वक्त भी एक आर्थिक केंद्र था। हाँ, और रिपोर्ट में उस दौर के समाज की भी एक झलक मिलती है। 12 के एक स्कूल में स्काउटिंग का कार्यक्रम बहुत कामयाब था। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट में रमेश्वर प्रसाद और कामता प्रसाद जैसे स्काउट्स के नाम और उनकी बहादुरी के किस्से भी लिखे हैं। एक ने डूबते हुए लड़के को बचाया और दूसरे ने जलते हुए घर से लोगों को बाहर निकाला। वाह! ये सब हमें बताता है कि उस वक्त भी यहाँ एक जीता जागता सक्रिय समाज था। बिल्कुल। भूगोल और इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान तो वहाँ के लोगों और उनकी आस्था से होती है। और रामगढ़ क्रेटर की सबसे रहस्यमयी और दिल को छूने वाली बात शायद यही है कि इस करोड़ों साल पुराने गड्ढे के ठीक अंदर एक प्राचीन मंदिर है। भंडदेवरा मंदिर। जी, भंडदेवरा मंदिर। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। इसकी वास्तुकला पर चंदेल वंश का असर साफ दिखता है, जो खजुराहो के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं ना। बिल्कुल। पर सबसे अनोखी बात इसका स्थान है। एक उल्कापिंड के बनाए गड्ढे के अंदर एक पत्थर का मंदिर। यही बात तो सोचने पर मजबूर करती है। जब उन लोगों ने ये मंदिर बनाया होगा, तब उन्हें उल्कापिंड या क्रेटर के बारे में तो कुछ नहीं पता होगा। जाहिर है नहीं पता होगा। तो उन्होंने ये जगह क्यों चुनी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या उन्होंने इस जमीन की गोल बनावट में, इस विशाल कटोरे में कोई दिव्यता महसूस की? क्या उन्हें लगा कि ये जगह कुदरती नहीं बल्कि किसी दैवी शक्ति का बनाया हुआ पवित्र घेरा है? हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस जगह में कुछ ऐसा खास था जिसने उन्हें यहाँ शिव का मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस पूरी कहानी में इंसान कहाँ है? क्या इस क्रेटर के आसपास आज भी कोई रहता है? बिल्कुल, और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मानवीय पहलू है। ये इलाका सहरिया जनजाति का घर है। सहरिया जनजाति? हाँ, जो भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक हैं, रखते हैं। क्या ये बात इस इलाके में भी दिखती है? हाँ, पूरी तरह से। उनकी पहचान और उनकी अर्थव्यवस्था सब कुछ जंगल से ही जुड़ा है। सहरिया समुदाय, जो खुद को रामायण की शबरी का वंशज मानते हैं, उन्हें सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया है। अच्छा। वे सहराना कहलाने वाले टोलों में रहते हैं, जो अक्सर मुख्य गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के करीब बसे होते हैं। और उनका जीवन कैसे चलता है? उनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? उनका जीवन पारंपरिक रूप से जंगल से मिलने वाली चीजों पर ही निर्भर है, जैसे खैर के पेड़ से कत्था निकालना, गोंद, तेंदुपत्ता, महुआ और शहद इकट्ठा करना। मतलब ये जंगल के हर पेड़, हर पौधे को पहचानते होंगे। बिल्कुल। उनका समाज भी बहुत दिलचस्प है। हर सहराना का एक मुखिया होता है, जिसे पटेल कहते हैं, और सारे बड़े फैसले पूरी पंचायत की आम सहमति से लिए जाते हैं। तो ये कमाल की बात है, करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष से आई एक तबाही, एक विनाश, हाँ, आज एक पूरे इकोसिस्टम, एक आध्यात्मिक केंद्र और एक समुदाय के जीवन का आधार बना हुआ है। ये प्रकृति का एक अद्भुत विरोधाभास है। विनाश से ही जीवन का सृजन। हाँ, विनाश से सृजन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो घटना डायनासोर के युग में एक प्रलय रही होगी, उसी ने एक ऐसी जगह बनाई जहां पानी इकट्ठा हो सका, जहां जंगल पनप सका और जहां सहारिया जैसे समुदाय को सदियों तक जीने का सहारा मिला। और ये समुदाय आज भी बहुत सक्रिय है। हमारे स्रोतों में 12 जिले की एक प्रमुख आदिवासी नेता ग्यारसी बाई सहरिया का नाम भी आता है। अच्छा। वो इसी समुदाय से हैं और उनके हक के लिए काम करती हैं। ये दिखाता है कि ये परंपरा आज भी जिंदा है। आज हमने 16.5 करोड़ साल का सफर तय किया है, एक उल्कापिंड के धरती से टकराने से लेकर उसके एक राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बनने तक। ये विज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। बिल्कुल। और इस प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा मिलना इस दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है।
हाँ, लेकिन यहाँ एक और पहलू ध्यान देने वाला है। बारां एक ऐसा जिला है जहाँ एक तरफ तो ये प्राचीन विरासत है, तो दूसरी तरफ शाहपुर पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट जैसी आधुनिक विकास परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो एक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल, ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें विरासत को सहेजने और विकास करने के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। अंत में बस एक विचार, भंडेवरा मंदिर के बनाने वालों को विज्ञान नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि ये एक उल्कापिंड क्रेटर है। नहीं पता था। फिर भी उन्होंने इस गोल घेरे को एक पवित्र स्थान के रूप में चुना। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी चेतना, हमारा अंतर्ज्ञान विज्ञान के तर्क से पहले ही कुछ सच्चाइयों को महसूस कर लेता है? क्या उन प्राचीन निर्माताओं ने इस जमीन की दिव्यता को महसूस किया था, जिसे आज हम भूविज्ञान की भाषा में समझा रहे हैं? न जाने ये प्राचीन चट्टानें और कौन-कौन सी कहानियां अपने अंदर छुपाई बैठी होंगी।